हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we are going to read chapter 8 and the chapter name is acids, bases and salts. So let's start our chapter. From generations, our parents have been using tamarind or lemon juice to give shiny look to the copper vessels. Our mothers never stored pickles in metal containers. Common salt and sugar has often been used as an effective preservative. How did our ancestors know that tamarind, lemon, vinegar, sugar, etc. works effectively? This was common collective wisdom which was passed from generation to generation. These days, bleaching powder, baking soda, etc. are commonly used in our homes. You must have used various cleaners to open drains and pipes and window pane cleaners for sparkling glass. How do these chemicals work? In this lesson, we will try to find answers to these questions. Most of these examples can be classified as acids, bases, or salts. In this unit, we shall categorize these substances. We shall study about their characteristic properties. We will also be learning about pH, a measure of acidity, and its importance in our life. तो हम लोग जनरेशन्स हम लोग की जो पहले की जो जनरेशन है हमारे जो पूर्वज है और या फिर जो हमारे पेरेंट्स है वो लोग बहुत पहले से टेमरिंड और लेमन जूस का यूज कर रहे हैं। टेमरिंड मतलब क्या होता है? इमली। और लेमन जूस तो पता है कि नींबू के रस को बोला जाता है। तो वो लोग क्या यूज कर इससे क्या करते हैं, अपने कॉपर वेसल्स में जो भी कॉपर के बर्तन उसको चमकाने का इससे काम करते हैं। हमारी जो माँ है वो अपने अचार को कभी भी मेटल के कंटेनर्स में स्टोर नहीं करती हैं। और जो कॉमन सॉल्ट या जो शुगर है वो एक इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव है, मतलब उससे प्रिजर्वेटिव का काम उससे लिया जाता है। तो ये जो हमारे पूर्वज है वो कैसे जानते हैं कि जो ये टैमरिंड है या फिर जो लेमन है, विनेगर या शुगर है, ये अच्छे से वर्क करता है। ये कॉमन हम लोग का विजडम है जो कि जनरेशन से जनरेशन तक पास होता चला गया है। इन दिनों ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सबके घरों में कॉमनली यूज किया जाता है। आप लोग को पता है कि जो भी ड्रेन्स होता है, मीन्स नाला होता है, जो पाइप्स होता है या फिर विंडो का शीशा होता है या फिर जो ग्लास होता है, उन सबको साफ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का या फिर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ये जो केमिकल्स है वो वर्क कैसे करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। हम लोग इस यूनिट में इन सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करेंगे और हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम लोग इस चैप्टर में पीएच भी पढ़ेंगे। पीएच एक मेजरिंग यूनिट है जो कि एसिडिटी को मेजर करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में उसको भी ये बताता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो लेट्स प्रोसीड। Acids and bases. For thousands of years, people have known that vinegar, lemon juice, amla, tamarind, and many other food items taste sour. However, only a few hundred years ago, it was proposed that these things taste sour because they contain acids. The term acid comes from Latin term acre, which means sour. It was first used in the 17th century by Robert Boyle to label substances as acids and bases according to the following characteristics. तो हजारों सालों से बहुत सारे जो लोग हैं वो जानते हैं कि जो विनेगर होता है या फिर जो लेमन जूस है, आंवला या फिर जो इमली, टैमरिंड है या फिर और भी जो फूड आइटम्स है, उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सोर होता है। लेकिन कुछ 100 वर्ष पहले ही हम लोग को ये पता चला है कि ये खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उनमें एसिड्स होते हैं। और ये जो एसिड्स है वो लैटिन वर्ड से आया है, वो लैटिन वर्ड एक्र है, इसका मतलब होता है सोर, खट्टापन। और ये जो टर्म है एसिड वो सबसे पहले 17th सेंचुरी में रॉबर्ट बॉयल के द्वारा
यूज किया गया था और उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस को एसिड्स और बेसिस के में डिवाइड किया था और उनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं. सो हियर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स टेस्ट सो, जो एसिड्स होते हैं वो खाने में खट्टे उनका जो खाते तो वो खट्टापन हम लोग को फील होता है, उनका टेस्ट खट्टा होता है. बेस जो होता है वो टेस्ट बिटर, इट मीन्स वो कड़वा होता है. एसिड्स आर कोरोसिव टू मेटल्स. एसिड जो होता है वो मेटल्स को कोरोड कर देता है, मीन्स जो मेटल्स है वो हमारा वो सारे मेटल्स को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है. और जो हमारा बेस है वो कैसा होता है, फिन, स्लिपरी और सोपी. वो मीन्स स्लिप करता है या फिर वो साबुन के जैसा, उसको जब टच करेंगे तो वो स्लिपरी होगा और या फिर साबुन के जैसा वो होगा. और एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस रेड. जो हमारा एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और जो बेसिस होता है वो चेंज रेड लिटमस ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. एसिड्स बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विथ बेसिस. अगर एसिड्स को बेस के साथ मिला दिया जाए तो वो लेस एसिडिक बन जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. बेसिस बिकम लेस बेसिक ऑन मिक्सिंग विथ एसिड्स. अगर बेसिस को एसिड्स के साथ मिक्स किया जाए तो वो लेस बेसिक हो जाएगा, इट मीन्स उसका भी इफेक्ट एसिड्स के साथ मिलने पे कम हो जाएगा. While Robert Boyle was successful in characterizing acids and bases, he could not explain their behavior on the basis of their chemical structure. This was accomplished by Swedish scientist Svante Arrhenius in the late 19th century. He proposed that on dissolving in water, many compounds dissociate and form ions, and their properties are mainly the properties of the ions they form. Governed by this, he identified the ions furnished by acids and bases responsible for their characteristic behavior and gave their definitions. तो जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने एसिड्स और बेसिस को कैरेक्टराइज बढ़िया से कर लिया था और वो सक्सेसफुल भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बिहेवियर को केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं बता पाए. तो ये हमारे स्वेडिश साइंटिस्ट स्वांट अर्हीनियस के द्वारा लेट 19th सेंचुरी में प्रपोज किया गया. उन्होंने क्या बताया कि जो वाटर के साथ अगर हम बहुत सारे कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं और जो ये जो आयंस होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनकी वजह से जो हमारा एसिड है या बेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर के लिए और इसकी वजह से इसी के आधार पर उन्होंने एक डेफिनेशन दिया. वो डेफिनेशन क्या है हम लोग देखते हैं. An acid is a substance which furnishes hydrogen ions H plus when dissolved in water. For example, in its aqueous solution, hydrochloric acid aqueous dissociates as acid H plus and Cl minus. तो जो एसिड है एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में मिलने के बाद वो हाइड्रोजन आयंस निकालता है जब वो पानी में घुलता है. इसके एग्जांपल पे जब HCl को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट करें तो वो H प्लस और Cl माइनस आयंस को छोड़ता है. जैसे कि एग्जांपल हो गए एसिड्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस. हमारे जो गैस्ट्रिक जूस में उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 इन सॉफ्ट ड्रिंक. जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है. एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इन लेमन एंड मेनी फ्रूट्स. तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी होता है और वो लेमन और बहुत सारे फ्रूट्स साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं. साइट्रिक एसिड इन ऑरेंजेस एंड लेमन्स. तो जो साइट्रिक एसिड होता है वो ऑरेंजेस और लेमन्स में पाए जाते हैं. एस्टिक एसिड इन विनेगर. विनेगर में एस्टिक एसिड पाया जाता है. टैनिक एसिड इन टी में भी एसिड पाया जाता है और उस एसिड का नाम है टैनिक एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3 यूज्ड इन लैबोरेटरीज. और जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज्ड इन लैबोरेटरीज. और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो भी लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है. बेसिस. A base is a substance which furnishes हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस when dissolved in water. तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस इट मीन्स हाइड्रोजन आयंस का वो छोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH aqueous in its aqueous solution dissociates. तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है जब वो पानी में डिसॉल्व होता है तो Na प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है और वो OH माइनस आयन का भी फॉर्मेशन होता है. तो एक चीज तो पता चलिए जो हमारा एसिड है वो H प्लस आयन
पानी में डिजोल्व होने के बाद फर्निश करता है, और जो बेस है वो OH माइनस का फॉर्मेशन करता है। The term alkali is often used for water soluble bases, और जो alkali जो टर्म है वो ऐसे बेसिस के लिए यूज किया जाता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ बेसिस आर, अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिस के एग्जांपल्स को देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कॉस्टिक सोडा यूज्ड इन वॉशिंग सोप्स। तो हम लोग जो वॉशिंग सोप्स यूज करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH होता है, इसे कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और पोटेस यूज्ड इन बाथिंग सॉप्स। अब हम लोग जब साबुन से नहाते हैं उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बोल सकते हैं उसमें पोटेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 और लाइम वाटर यूज्ड इन व्हाइट वॉश। जो व्हाइट वॉश होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल स्क्वायर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज टू कंट्रोल एसिडिटी। अब जब किसी को एसिडिटी होता है तो हम लोग उसको कम करने के लिए बेस का यूज करते हैं, और कौन से बेस का यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, जिसे हम लोग एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH यूज्ड इन हेयर डाइज। अब हम लोग जब जो लोग हेयर को डाइज करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ये भी एक तरह का बेस है। Indicators. You might have seen that the spot of turmeric or gravy on cloth becomes red when soap is applied on it. What do you think has happened? Turmeric has acted as an indicator of base present in soap. There are many substances that show one color in an acidic medium and another color in a basic medium. Such substances are called acid-base indicators. तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कभी आप खाना खा रहे हो उस दौरान आपके कपड़ों पे ग्रेवी गिर गया हो या फिर खाना बनाते टाइम हल्दी गिर गया हो, तो जब आप उस पे सोप का अप्लाई करते हो तो वो जो एरिया वो रेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो एक इंडिकेटर के रूप में काम किया कि सोप के अंदर बेस प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो एक एसिडिक मीडियम में दूसरे कलर को शो करते हैं और बेसिक मीडियम में दूसरे कलर को शो करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को एसिड बेस इंडिकेटर्स बोला जाता है। लिटमस इज अ नेचुरल डाई फाउंड इन सर्टेन लाइकेन्स. इट वाज द अर्लीस्ट इंडिकेटर टू बी यूज्ड. इट शोज रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशंस and blue color in basic solution. Phenolphthalein and methyl orange are some other indicators. The color of these indicators in acidic, neutral and basic solutions are given below in table 8.1. तो जो लिटमस होता है वो नेचुरल डाई है और ये कुछ लाइकेंस में पाए जाते हैं। ये एक अर्लीस्ट इंडिकेटर है जिसे यूज किया जाता है, और ये रेड कलर एसिडिक सॉल्यूशंस में दिखाता है और ब्लू कलर बेसिक सॉल्यूशन में दिखाता है। जो फेनोल्फथलीन है और जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी इंडिकेटर्स के टाइप है, और जो भी इंडिकेटर एसिडिक, न्यूट्रल या फिर बेसिक सॉल्यूशंस में अपने कलर को शो करते हैं वो आपको टेबल 8.1 में दिखाया गया है। Here is your table 8.1 which shows colors of some indicators in acid and basic solutions. Here is indicator color in acidic solutions, color in neutral solutions and color in basic solutions. You have to learn this table. आपको क्या करना है? इस टेबल को याद करना है। जो लिटमस होता है वो रेड कलर दिखाता है एसिडिक मीडियम में, पर्पल दिखाता है न्यूट्रल सॉल्यूशंस में और ब्लू दिखाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। जो फेनोल्फथलीन है वो कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशंस में, और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में भी वो कलरलेस होता है, लेकिन बेस सॉल्यूशंस में वो पिंक कलर शो करता है या फिर इंडिकेट करता है। मिथाइल ऑरेंज है वो रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशंस में, ऑरेंज होता है न्यूट्रल सॉल्यूशंस में एंड येलो होता है बेसिक सॉल्यूशंस में। Here is your in-text question 8.1. Try to solve all these questions. Now we have another topic which is properties of acids and bases. So let's start this topic. Each substance shows some typical or characteristic properties. We can categorize a substance as an acid or a base according to the properties displayed. Let us learn the characteristic properties of acids and bases. जितने भी substance होते हैं वो अपने कुछ टिपिकल या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और हम लोग को इन सब्सटेंस को इनके प्रॉपर्टीज के अनुसार एसिड्स या बेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो एसिड्स और बेस को उसको हम लोग लर्न करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एसिड्स के प्रॉपर्टीज दिए हुए उसे हम लोग पढ़ते हैं। टेस्ट, you must have noticed that some of food items will each have sour taste. The sour taste of many unripe fruits, lemon, vinegar and sour milk is caused by the acids present in them. Hence,
we can say that acids have a sour taste. This is particularly true of dilute acids. तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जो आप लोग फूड आइटम्स खाते हो वो कभी कभी आपको टेस्ट में सोर लगता है, मीन्स खट्टा लगता है। और ये जो खट्टापन है टेस्ट, कभी कभी आप कुछ कच्चे फल को खा लो या फिर नींबू को खाओ, विनीगर या फिर सोर मिल्क को पी कर देखो तो वो आपको खट्टे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं। और ये ट्रू ये चीज सही है कि जो हमारा जो एसिड्स, जो डिल्यूट एसिड्स होता है वो टेस्ट में सोर होते हैं। तो यहाँ पे आपका टेबल 8.2 दिया हुआ है जिसमें दिखा रहा है कि जो एसिड जो प्रेजेंट होता है कुछ कॉमन सब्सटेंस में उसका नाम। तो सब्सटेंस और एसिड प्रेजेंट। लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, और उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। विनेगर में एथेनोइक एसिड होता है जिसे हम लोग कॉमनली एस्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। टैमरिन में टैट्रिक एसिड होता है और सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। Activity 8.1. Go to your neighborhood shop and procure packaged curd juices in Tetra Packs. Taste this with a litmus paper to find out if these are acidic in nature. तो आप अपने आस पड़ोस की किसी भी दुकान में जाओ और वहाँ पे जो पैकेज कर्ड आता है, दही आता है या फिर जो जूस आता है टेट्रा पैक्स में, आप उसको लिटमस पेपर से चेक करो कि वो एसिडिक है या क्या है, उसका नेचर क्या है। तो एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। अब हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि जो एक्शंस होता है हमारे एसिड का वो इंडिकेटर्स पे उसका क्या एक्शंस होता है। वी हैव लर्नड अर्लियर सेक्शन 8.13 that indicators show different colors in presence of acids and bases. Let us recall the colors of three commonly used indicators in presence of acids. तो हम लोगों ने सेक्शन 8.1.3 में पहले ही पढ़े कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अलग अलग कलर दिखाते हैं एसिड्स और बेस में जब वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग उस कलर का जो एसिड्स का जो कलर था हम लोग उसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो here is your table 8.3 which shows color of some indicators in presence of acid. तो हम लोग दिखाएंगे कि कौन सा जो कलर है वो किस इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर हो जाता है। तो लिटमस का वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, फेनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है और जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड हो जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। Do you know that solutions of acids in water, aqueous solutions, conduct electricity? Such solutions are commonly used in car and in water batteries. When acids are dissolved in water, they produce ions which help in conducting the electricity. This process is known as dissociation. More specifically, acids produce hydrogen ions, which is H+, which are responsible for all their characteristic properties. These ions do not exist as H+ in the solution but combine with water molecules as shown below. तो आप क्या जानते हैं जो सॉल्यूशंस होता है इसका जो वाटर में जिसको एक्वा सॉल्यूशन भी बोला था, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ऐसे सॉल्यूशंस किसमें यूज किए जाते हैं? कार या फिर इन्वर्टर के बैटरीज में। जब एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो आयंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। इस प्रोसेस को डिसोसिएशन बोला जाता है। जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के लिए। और ये जो आयंस होते हैं वो फ्रीली एडजस्ट नहीं करते H+, ये जब कंबाइन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ तभी ये एडजस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है और उसने हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन किया। तो ये जो H3O+ ions are called hydronium ions. These ions are also represented as H+. On the basis of the extent of dissociation occurring in their aqueous solutions, acids are classified as strong and weak acids. तो ये जो H3O+ जो ions है उसे हाइड्रोनियम आयंस बोला गया है और जो हाइड्रोनियम आयंस है इसे हम लोग H+ एक्वस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनके डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक्वा सॉल्यूशंस में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड वीक एसिड है। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में। एसिड्स आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉलोज। तो जो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स में डिफरेंस करना सिखाया गया, बताया गया। द एसिड्स विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसा एसिड जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोला जाता है। द एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर कॉल्ड वीक एसिड्स। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स like acetic acid and some inorganic acids are weak acids. Since their dissociation is only partial, it is depicted by double half arrows. तो जो ऐसा एसिड जो पानी में पार्शियली या फिर बहुत ही कम मात्रा में डिसोसिएट होता है उसे वीक एसिड बोला जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है जैसे कि एसिटिक एसिड और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स है उन्हें वीक एसिड, वो वीक एसिड है क्योंकि उनका डिसोसिएशन पार्शियल होता है और ये डबल हाफ एरो से डिपिक्ट किए जाते हैं, फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। नाइट्रिक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। सो यहाँ पे आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट होके H प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। देयर आर ओनली 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। टोटल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। हम लोग इसको एक एक करके रिकॉल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दिस ऑल आर बिलोंग्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। एंड वीक एसिड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ पे जो एसिड्स है वो वीक एसिड्स है बिकॉज ये पार्शियल ही डिसोसिएट किया है वाटर में, और से हम लोग डबल हाफ एरो से शो करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है वाटर में। द डबल arrows indicates here that the aqueous solution of hydrofluoric acid not only contains H plus and F minus ions but also the undissociated acid HF। तो यहाँ पे जो डबल एरो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वो ना सिर्फ H प्लस आयन को कंटेन कर रहा है और F माइनस आयन्स को कंटेन कर रहा है, बट ये अनडिसोसिएटेड एसिड है। These there is an equilibrium between the undissociated acid HF aqueous and the ions furnished by it H plus and F minus aqueous। तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे मतलब बराबर है। ये अनडिसोसिएटेड जो एसिड है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो हमारा जो आयंस को फर्निश कर रहा है H प्लस और F माइनस, ये इक्विलिब्रियम को यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये इक्वल है। एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड: ethanoic acetic acid, hydrofluoric acid, hydrocyanic acid and benzoic acid। Reactions of acids with metals। अब हम लोग देखेंगे जो acids होता है उसका metals के साथ क्या reactions होता है। The reaction of acids with metals can be studied with the help of the following activity। यहाँ पे एक activity दिया हुआ है, उससे हम लोग देखते हैं कि जो reactions है acid का उसका metals पे क्या होता है। Here is your activity 8.2। Let's start our activity. This activity may be carried out in the chemistry laboratory of your study center। आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हो उसके स्टडी सेंटर में जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी है आप उसमें ये स्टडी को परफॉर्म कर सकते हो। एम टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स, एसिड्स विथ मेटल्स। तो इसका एम क्या है, तो इसका जो रिएक्शन होता है एसिड्स का मेटल्स के ऊपर उसके बारे में पढ़ना। व्हाट इज रिक्वायर्ड, अब आपको क्या क्या चाहिए, अ टेस्ट ट्यूब, जिंक ग्रेन्यूल्स, dilute H2SO4, मैच बॉक्स एंड अ टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो आपको इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, जिंक का ग्रेन्यूल्स चाहिए, dilute H2SO4 चाहिए। इट मीन्स आपको इसमें जो आपका H2SO4 एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड उसका पानी वो पानी में मिला हुआ होना चाहिए, और एक मैच बॉक्स चाहिए और एक टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए। व्हाट टू डू, अब आपको करना क्या, ऐड अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जिंक ग्रेन्यूल्स को डालना है। ऐड दिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब के साइड से आपको धीरे धीरे केयरफुली सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। सेट द apparatus एज सोन इन फिगर 8.1। अब जैसे फिगर 8.1 में दिखाया गया वैसे आपको इस apparatus को सेट करना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है कि एक जलता हुआ मैच स्टिक या फिर एक जलता हुआ कैंडल को आप ला सकते हो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। What to observe, अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है। When dilute sulfuric acid is added to zinc granules, hydrogen gases form. The gas bubbles rise through the solution। जो dilute sulfuric acid है जब इसको जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ ऐड किया गया तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, और जो हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के बाद उसमें गैस बबल्स राइज होंगे और वो सॉल्यूशन से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। When the burning matchstick is brought near the mouth of the test tube, the gas in the test tube burn with a pop sound. This confirms that the gas evolved is
हाइड्रोजन गैस। और जब आप बर्निंग मैच स्टिक लेके आओगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो जो टेस्ट ट्यूब है वो कैसे चलेगा, पॉप साउंड के साथ। तो ये क्या कंफर्म करता है कि जो भी गैस इवॉल्व हुआ है उस टेस्ट ट्यूब में वो हाइड्रोजन गैस था। Here is your figure 8.1 which shows experiment to study the reaction of dilute H2SO4 with zinc. This gas burns with a pop sound when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube. From this experiment, it can be said that dilute sulfuric acid reacts with zinc to produce hydrogen gas. A similar reaction is observed when we use other metals like iron. In general, it can be said that in such reactions, metal displaces hydrogen from acids and hydrogen gas is released. The metal combines with the remaining part of the acid and forms a compound called a salt. Thus, acid plus metal and ये क्या करता है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का ये फॉर्मेशन करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या मिला, जो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो जब जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। और जो सिमिलर रिएक्शन उसको हम लोग दूसरे मेटल्स के साथ भी कर सकते हैं जैसे कि आयरन। और जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जो ऐसे रिएक्शन होते हैं वो क्या करते हैं कि मेटल को होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एसिड से और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और जो मेटल है वो कंबाइन होते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड्स के साथ और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो कैसा कंपाउंड होता है, वो सॉल्ट होता है। तो एसिड प्लस मेटल जो कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। For example, the reaction between zinc and dilute sulfuric acid can be written as। तो यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो रिएक्शन होता है जिंक और dilute sulfuric acid उसको कैसे आप लिख सकते हो। तो Zn इसका जिंक मेटल हो गया प्लस H2SO4 मींस ये dilute sulfuric acid है। इसका जो प्रोडक्शन हुआ वो कैसे हुआ कंपाउंड्स का, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्ट। इसमें जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो जाके मिल गया तो उसने एक जिंक सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और जो हाइड्रोजन गैस उसको रिलीज कर दिया गया। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्शन है एसिड्स का उसका वो कैसे है, उसमें मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 8.2। तो हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 8.2 की हेल्प से इसके रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के। Here is activity 8.3. This experiment may be carried out in the chemistry laboratory of your study center. तो आप जिस भी स्टडी सेंटर पे पढ़ाई कर रहे हो उसकी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। A. To study the reaction of acids with metal carbonates and hydrogen carbonates। तो आपको इसमें क्या करना है, आपका जो एम है इस एक्टिविटी का वो है कि आपको देखना क्या कि जो एसिड्स है उसका जब मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शंस होता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, 1 टेस्ट ट्यूब, 1 boiling tube fitted with a cork, Hestel funnel and delivery tube, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, dilute HCl and freshly prepared lime water। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक बॉइलिंग ट्यूब जो कि कॉर्क के साथ फिट हो वो चाहिए, एक हिस्टेल फनल चाहिए और आपको एक डिलीवरी ट्यूब की जरूरत होगी। इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डिल्यूट HCl और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर की आवश्यकता होगी। अब आपको करना क्या है, व्हाट टू डू, टेक द बॉइलिंग ट्यूब एंड ऐड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट टू इट। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना और उसमें आपको 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को उसमें ऐड करना है। टेक अबाउट 2 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको उसमें 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर जो आपने टेस्ट लाइम वाटर को आपने प्रिपेयर किया उसे टेस्ट ट्यूब में आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल जो किया गया उसका सेटअप भी शो किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। आप इस फिगर से भी इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। Add about 3 ml dilute HCl to the boiling tube containing sodium carbonate and immediately fix the cork filled with the delivery tube and set the apparatus as shown in figure 8.2। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 ml dilute HCl को ऐड करना है बॉइलिंग ट्यूब में जो कि कंटेन किया हो सोडियम कार्बोनेट और उसको इमीडिएटली कॉर्क के साथ फिक्स करना है। उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, डिलीवरी ट्यूब को सेट कर देना है जैसे कि आपको फिगर 8.2 में दिखाया गया। Dip the other end of the delivery tube in the lime water as shown in figure 8.2। अब आपको क्या करना है कि जो अदर एंड है डिलीवरी ट्यूब का लाइम वाटर को उसको भी आपको उसमें डीप कर देना है जैसा कि फिगर 8.2 में शो किया गया है। ऑब्जर्व द लाइम वाटर केयरफुली। अब आपको उस लाइम वाटर को केयरफुली एब्जॉर्ब करना है। ऑब्जर्व करके देखना क्या है,
रिपीट द एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपको सेम जो आपने प्रोसेस किया है उसको आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करना है। व्हाट टू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व क्या करना है? व्हेन डिल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। जब आप HCl को सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। ऑन पासिंग CO2 गैस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करेगा तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की वाटर में टर्न हो जाएगा। ऑन पासिंग द एक्सेस ऑफ CO2 गैस लाइम वाटर बिकम्स क्लियर अगेन, और अगर आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करोगे तो जो लाइम वाटर है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर से। फ्रॉम द above activity it can be concluded that if sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate react with dilute hydrochloric acid, carbon dioxide gases evolve। तो जो हमारा ऊपर हम लोगों ने जो एक्टिविटी किया 8.3, उससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं डिल्यूट कार्बन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस गैस का इवोल्यूशन होगा। और उस रिएक्शन को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हम लोगों ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हुआ, मीन्स उसका इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे अब दूसरा दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसको भी हम लोगों ने जब डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड किया तो इसमें भी सोडियम क्लोराइड ने से डिस्प्लेस किया। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ये जो होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसने डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे वाटर हुआ का इवोल्यूशन हुआ। ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उसने रिलीज कर दिया। ऑन पासिंग द इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस through lime water, CaOH, who squared the later turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लाइम वाटर से पास होने पे उसने कार्बन डाइऑक्साइड का पहले तो इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इसने जो CaOH है मीन्स जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे आपका वो यहाँ पे आपका केमिकल फॉर्मूला के साथ सिंबल्स के साथ आपको शो किया गया कि कैसे लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हुआ तो उसने कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया वाटर के साथ। If excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, the white precipitate of calcium carbonate disappears due to the formation of water-soluble calcium hydrogen carbonate। और हम लोगों ने जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में गैस को पास करवाया लाइम वाटर से, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था कैल्शियम कार्बोनेट का वो डिसअपियर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें वाटर के साथ वो फॉर्मेशन हुआ जो सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो आप यहाँ पे उसके केमिकल इक्वेशंस को देख सकते हो कि जब कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट उसका जब वाटर के साथ मिक्सचर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसमें वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो चीज डिसअपियर हो चुका है। यहाँ पे बना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल है। Thus we can summarize that metal carbonate plus acid gives salt plus water plus carbon dioxide। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन किसका होता है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उसका भी सेम ही प्रोसेस से उसका समराइजेशन कर सकते हैं कि वो भी वही प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा मेटल कार्बोनेट देता है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, जो हमारा जो एसिड्स है उसका जो रिएक्शन है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसा होता है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।